हमारे सामने आज एक दस्तावेज है जो झारखंड के एक जिले गिरिडीह के बारे में है। और इसे पढ़ते हुए जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है विरोधाभास। यहाँ आसमान छूती आस्था भी है और पाताल में छिपा एक अंधेरा सच भी। बिल्कुल। ये दस्तावेज गिरिडीह पीक्स डेप्थ्स एंड लेयर्स .pdf गिरिडीह को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक कहानी की तरह पेश करता है। हाँ, एक कहानी जिसके कह सकते हैं एक सिरे पर शिखर है और दूसरे पर गहरी खाइयां। आज हम इन्हीं परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना जरूरी है। नक्शे पर गिरिडीह कहाँ है और इसका नाम पहाड़ों की भूमि इसकी कहानी के बारे में हमें पहला सुराग क्या देता है? गिरिडीह झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में आता है और इसका नाम ही इसकी पहचान है। गिरी यानी पहाड़। अच्छा, ये पूरा इलाका ही पहाड़ी है। एक ऊंचा पठारी भाग और दूसरा निचला पठारी इलाका। इसे 1972 में हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था, जो खुद अपने आप में खनिज और जंगलों के लिए मशहूर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इसकी बुनियाद में ही पहाड़ और संपदा है। और इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ ऐसा है जो सिर्फ एक भौगोलिक ऊंचाई नहीं बल्कि आस्था का शिखर है, पारसनाथ पहाड़ी। सही कहा। पारसनाथ सिर्फ गिरिडीह या झारखंड की ही नहीं, बल्कि जैन समुदाय के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। 1350 मीटर यानी लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये चोटी आस्था का केंद्र है। इसे सम्मेद शिखर जी भी कहते हैं और मान्यता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों को यहीं मोक्ष मिला था। ये तो अद्भुत है। लेकिन हमारे स्रोत एक और बहुत दिलचस्प परत खोलते हैं। यह शिखर सिर्फ एक आस्था का नहीं बल्कि दो अलग अलग आस्थाओं का संगम है। हाँ, और यही गिरिडीह की खासियत है। जहाँ एक तरफ जैन समुदाय के लिए ये महातीर्थ है, वहीं संथाल आदिवासी समुदाय के लिए ये मारंगबुरु हैं, यानी उनके सबसे बड़े देवता, पहाड़ देवता। मारंगबुरु जी, वे बैसाख पूर्णिमा पर यहाँ अपना पारंपरिक शिकार उत्सव मनाते हैं। तो इसका मतलब एक ही पहाड़ दो बिल्कुल अलग आस्थाओं का केंद्र है। क्या हमारे स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि इन दोनों समुदायों के बीच इस साझा विरासत को लेकर कभी कोई तनाव हुआ है या ये हमेशा से एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहा है? स्रोतों में किसी पुराने तनाव का जिक्र तो नहीं है, जो ये दिखाता है कि ये सह अस्तित्व सदियों से चला आ रहा है। दोनों समुदाय एक ही जगह को अपनी अपनी तरह से पवित्र मानते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में एक अलग तरह का तनाव जरूर पैदा हुआ, जिसका जिक्र दस्तावेज में है। हाँ, ये आस्था बनाम पर्यटन का विवाद। हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकार ने इसे एक इको सेंसिटिव जोन और पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला किया था, जिसका जैन समुदाय ने पुरजोर विरोध किया। जी, विवाद का मुद्दा विकास के खिलाफ नहीं था, बल्कि विकास की दिशा को लेकर था। जैन समुदाय की चिंता ये थी कि अगर इसे एक आम टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया तो यहाँ होटल्स और दूसरी कमर्शियल गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे इस जगह की पवित्रता और आध्यात्मिक शांति भंग हो जाएगी। सही बात है। उनकी मांग थी कि इसे तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए, पर्यटन क्षेत्र न बनाया जाए। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रही है। तो इसका समाधान क्या निकला? काफी विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्र और राज्य सरकार को दखल देना पड़ा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस जगह की पवित्रता को बनाए रखा जाएगा और जैन समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। ये मामला दिखाता है कि गिरिडीह की कहानी सिर्फ जमीन और खनिजों की नहीं, बल्कि आस्था, पहचान और उनके संरक्षण की भी है। तो पारसनाथ की चोटी पर हमें आस्था का शिखर दिखता है, लेकिन अगर हम उस ऊंचाई से नीचे उतरें तो जमीन पर भी गिरिडीह ने अपनी खूबसूरती बिखेर रखी है, खासकर अपने झरनों और बांधों के रूप में। बिल्कुल, शहर के पास ही उसरी जलप्रपात है। कल्पना कीजिए, 40 फीट की ऊंचाई से पानी 3 अलग अलग धाराओं में नीचे गिर रहा है। वाह! ये सिर्फ एक झरना नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक सुकून की जगह है। फिर खंडोली डैम है, जो सिर्फ पानी का स्रोत या पिकनिक स्पॉट नहीं है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ पैरासेलिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियां भी होती हैं। मतलब ये सिर्फ एक शांत जलाशय नहीं, बल्कि एक एक्टिविटी हब भी है। हाँ, और इससे भी जरूरी बात यह है कि यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना है। सर्दियों में दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। तो ये गिरिडीह का एक और रूप है, प्रकृति का संरक्षण। एक तरफ आस्था का शिखर तो दूसरी तरफ प्रकृति का ये नजारा। और इन दोनों के बीच बसे हैं आस्था के कुछ और केंद्र, जैसे बगोदर का हरिहर धाम, जहाँ 65 फीट का विशाल शिवलिंग स्थापित है।
ये अपने आप में एक अनूठी बात है। निश्चित रूप से। और फिर झारखंडी धाम भी है। ये सभी जगह मिलकर गिरिडीह की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो शांत भी है और जीवंत भी। और इस तस्वीर में रंग भरते हैं वहाँ के लोग और उनकी संस्कृति। हमारे स्रोत एक ऐसी चीज का जिक्र करते हैं जो आज के दौर में बहुत मायने रखती है, सांप्रदायिक सद्भाव। खरगडीहा में लंगटा बाबा की समाधि का जिक्र है। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एक साथ सिर झुकाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं, चाहे बाहरी माहौल कैसा भी हो। ये सद्भाव गिरिडीह की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये जानना सुकून देता है। ये सद्भाव क्या वहाँ की कला और भाषा में भी झलकता है? बिल्कुल। संथाल आदिवासियों का झूमर नृत्य यहाँ की लोक कला की जान है। भाषा की बात करें तो हिंदी तो है ही, लेकिन खोरठा और संथाली भी यहाँ की आत्मा की आवाज है। अच्छा। और त्योहार, चाहे सोहराई और सरहुल हों या ईद और दिवाली, सब मिलकर मनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि गिरिडीह की पहचान किसी एक रंग से नहीं, बल्कि कई रंगों के मेल से बनी है। तो हमने अब तक गिरिडीह के शिखर, उसकी प्रकृति और उसकी सांस्कृतिक परतों को देखा, लेकिन अब हमें उस गहराई में उतरना होगा जहां गिरिडीह की वैश्विक पहचान और उसका सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है, जमीन के नीचे की संपदा। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गिरिडीह को अभ्रक नगरी या माइका हब भी कहा जाता है। माइका हब? गिरिडीह और इससे सटा कोडरमा का इलाका दुनिया में अभ्रक के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहाँ का रूबी माइका अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रूबी माइका, ये नाम क्यों? इसकी हल्की गुलाबी रंगत और बेहतरीन पारदर्शिता की वजह से ये बिजली का बहुत अच्छा कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। इसके अलावा यहाँ कोयले का भी बहुत पुराना इतिहास है। 1857 से यहाँ कोयला खनन हो रहा है। यहाँ का कोकिंग कोल भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो अभ्रक और कोयला, ये दो चीजें गिरिडीह की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारे पास एक पाई चार्ट है जो दिखाता है कि ये विश्व प्रसिद्ध रूबी माइका आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है। और ये काफी चौंकाने वाला है। हाँ, इसका सबसे ज्यादा 26% इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। हमारे फोन, लैपटॉप, इन सब में इंसुलेटर के तौर पर यह मौजूद है। अच्छा। 24% पेंट्स और कोटिंग्स में इस्तेमाल होता है ताकि उनमें एक खास तरह की मजबूती और चमक आए। और 18% सौंदर्य प्रसाधनों में यानी कॉस्मेटिक्स में। वो जो मेकअप में एक हल्की सी चमक होती है जिसे शिमर कहते हैं। बिल्कुल, वो इसी रूबी माइका की देन है। मतलब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक तरफ विश्व स्तरीय अभ्रक जो दुनिया को चमक और तकनीक दे रहा है, और दूसरी तरफ उस इलाके के लोगों की गरीबी और बदहाली। सही कहा। जो जमीन दुनिया को रोशन कर रही है, उसके अपने लोगों की जिंदगी में अक्सर अंधेरा है। चलिए इस विरोधाभास को और गहराई से समझते हैं। हमारे पास एक ग्राफिक है जो अभ्रक की सप्लाई चेन को दिखाता है, खदान से बाजार तक, और ये पूरी कहानी साफ कर देता है। ये दिल दहलाने वाला है। इस चेन की पहली कड़ी है स्थानीय चुनने वाले, जिन्हें पिकर्स कहा जाता है। ये अक्सर महिलाएं और बच्चे होते हैं जो खदानों के मलबे से दिन भर अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े बीनते हैं। और उन्हें इसके लिए क्या मिलता है? दस्तावेज के मुताबिक 1 किलो अभ्रक के लिए सिर्फ 3 से 15 रुपए। 1 मिनट में दोबारा पूछ रही हूँ, सिर्फ 3 से 15 रुपए? हाँ। अब इस चेन के दूसरे सिरे को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसी अभ्रक की कीमत $1400 प्रति किलो तक पहुंच जाती है। $1400? मतलब ये तो लगभग 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गए। मैं ये हिसाब ठीक से समझ भी नहीं पा रही हूँ। ये हजारों गुना का अंतर है। ये तो शोषण का एक सीधा साधा मॉडल लग रहा है ही। लेकिन ये सब कानूनी तौर पर होता है या इसमें कुछ गैर कानूनी पहलू भी है? यहीं पर कहानी और भी जटिल हो जाती है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आने के बाद इन इलाकों में अभ्रक चुनना और खनन करना काफी हद तक अवैध हो गया है। इससे एक शैडो इकोनॉमी यानी एक ऐसे चोर बाजार का जन्म हुआ जो सरकारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, वे पूरी तरह से बिचौलियों पर निर्भर हैं। ये बिचौलिए इन पिकर से 3-15 रुपए में अभ्रक खरीदते हैं और उसे 50-100 रुपए किलो में आगे बेचते हैं। अच्छा। फिर बड़े एक्सपोर्टर उसे प्रोसेस करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हजारों गुना मुनाफे पर बेचते हैं। सारा मुनाफा बीच की कड़ियां ले जाती हैं और पहली कड़ी यानी मजदूर
वहीं का वहीं रह जाता है। और इस अवैध खनन के खतरे भी होंगे। दस्तावेज में रैट होल माइनिंग का जिक्र है। रैट होल माइनिंग यानी चूहे के बिल जैसी संकरी और असुरक्षित सुरंगें खोदकर अभ्रक निकालना। इन खदानों के धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। ओह। सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं होते और सबसे दर्दनाक पहलू है बाल श्रम। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 22,000 बच्चे कोडरमा और गिरिडीह की इन खदानों में काम करने को मजबूर हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन वे अपनी जान जोखिम में डालकर उस चमक को जमीन से निकाल रहे हैं जो शायद उनकी अपनी किस्मत में कभी नहीं लिखी। और यही वो चमक है जो दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचती है। ये गिरिडीह की कहानी का सबसे स्याह पहलू है। ये सब सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? क्या इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने की कोई कोशिश हो रही है? हाँ, उम्मीद की कुछ किरणें जरूर हैं। स्रोत बताते हैं कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन यानी KSCF जैसी संस्थाएं इस इलाके में सालों से काम कर रही हैं। उनका एक मॉडल है बाल मित्र ग्राम। बाल मित्र ग्राम, ये क्या है? ये कैसे काम करता है? यह एक बहुत ही व्यापक पहल है। इसके तहत गांवों को बाल श्रम से मुक्त कराने पर काम होता है। KSCF की टीम गांव वालों को जागरूक करती है, बच्चों को इन खतरनाक खदानों से निकालकर स्कूलों में उनका दाखिला कराती है। बहुत अच्छा। और सबसे जरूरी, गांवों में बाल पंचायत बनाई जाती है। बच्चों की अपनी पंचायत, ये तो सुनने में बहुत सशक्त लगता है। और ये है भी। ये बाल पंचायतें बच्चों के अधिकारों की आवाज बनती हैं। वे गांव में नजर रखती हैं कि कोई बच्चा स्कूल तो नहीं छोड़ रहा या किसी बच्चे से मजदूरी तो नहीं कराई जा रही। इस पहल की वजह से हजारों बच्चों को शिक्षा मिली है और कई गांवों को बाल श्रम से मुक्त घोषित किया गया है। ये तो एक जमीनी स्तर का समाधान हुआ, लेकिन क्या कोई बड़े स्तर पर, नीतिगत स्तर पर भी समाधान सुझाया गया है? स्रोत में अभ्रक खनन को वैध बनाने का जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि क्योंकि ये खनन अवैध है, इसीलिए इसमें इतना शोषण है। अगर सरकार खनन को कानूनी दायरे में ले आए तो वो मजदूरों के लिए सुरक्षा के मानक तय कर सकती है, न्यूनतम मजदूरी लागू कर सकती है और बाल श्रम पर कड़ाई से रोक लगा सकती है। लेकिन क्या इसे वैध करने से उन्हीं बिचौलियों और माफियाओं को फायदा नहीं पहुंचेगा जो अभी इस सिस्टम को चला रहे हैं? ये एक जायज चिंता है। इसीलिए इसे वैध करने के साथ साथ एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम बनाना भी जरूरी होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा सीधे स्थानीय समुदाय और मजदूरों तक पहुंचे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव यानी RMI जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलें भी हैं, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनकी सप्लाई चेन में बाल श्रम मुक्त अभ्रक का ही इस्तेमाल हो। तो गिरिडीह की ये कहानी एक ही जगह पर कई दुनियाओं को समेटे हुए। यहाँ पारसनाथ का आध्यात्मिक शिखर है, उसरी झरने की प्राकृतिक सुंदरता है, लंगटा बाबा की समाधि पर सामाजिक सद्भाव है, और फिर अभ्रक के खदानों की अंधेरी और जटिल गहराइयां भी हैं। बिल्कुल, भविष्य का रास्ता इन्हीं विरोधाभासों के बीच संतुलन साधने में है। एक ऐसा विकास जो पारसनाथ की पवित्रता का भी सम्मान करे और अभ्रक खदानों में काम करने वाले बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करे। ये एक ऐसी जगह है जहां विरासत और विकास को हमसफर बनना होगा, दुश्मन नहीं। आज की इस चर्चा ने वाकई गिरिडीह की कई अनकही परतों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। ये सिर्फ एक जिले का विश्लेषण नहीं था, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे विकास की कीमत कौन और कैसे चुका रहा है। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे है। एक विचार छोड़ जाता है। अगली बार जब हम किसी कॉस्मेटिक उत्पाद की चमक देखें या अपने नए स्मार्टफोन की तेज रफ्तार पर खुश हों, तो गिरिडीह हमें ये याद दिलाता है कि उस चमक और रफ्तार के पीछे कई परतें हैं, कई कहानियां हैं और एक ऐसी कीमत है जो अक्सर प्रोडक्ट के लेबल पर नहीं लिखी होती।